Hello students, welcome back to another video from Vidya Bharati School. In this video, I am going to teach Geography chapter 2nd of class 6. आज क्लास स्टैंडर्ड 6 के बच्चों को मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ. द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. इस चैप्टर में हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है इसके बारे में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we deal with globe. What is globe? Globe is an exact model of earth on a small scale. ग्लोब जो है धरती का एक छोटा सा मॉडल है, छोटे स्केल का मॉडल है जो बिल्कुल धरती की तरह ही दिखता है. ग्लोब्स आर ऑफ मेनी टाइप्स एंड साइजेज. ग्लोब्स कई प्रकार के और आकार के होते हैं. बड़े ग्लोब भी होते हैं, छोटे ग्लोब भी होते हैं, और इसे यहाँ तक कि इसमें हवा भर के फुला करके देखा भी जा सकता है और बाद में मोड़ के भी रखा जा सकता है. इट कैन बी रोटेटेड और स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन ए टिल्टेड मैनर विद द हेल्प ऑफ ए निडल और रॉड. इस ग्लोब को जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, उसे बीच से एक एक्सिस बनाया जाता है. वो एक्सिस एक निडल या रॉड पर घूमती है. इसे इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे क्योंकि धरती के जो हमारी धरती है नेचुरली उसमें कोई वैसा रॉड या निडल नहीं है. उस एक्सिस पर ये टिल्टेड मैनर में यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी झुकी हुई स्थिति में ये स्पिन करती है. जैसे एक लट्टू घूमता है वैसे ही ये ग्लोब भी रोटेट करता है, जस्ट लाइक आवर अर्थ रोटेट्स रियली. एंड द एक्सिस, व्हाट इज एक्सिस? An imaginary line passing through the center of the earth joining two poles. जो अभी आपने ग्लोब में देखा कि एक निडल है या रॉड पर जिस पर उस ग्लोब को घुमाया जा सकता था, वो एक काल्पनिक रेखा होती है एक्सिस, जिसके द्वारा धरती के दोनों पोल से होते हुए उस सेंटर से जहां जैसे धरती घूमती है वही उसका अक्ष या एक्सिस कहलाता है. एंड द नेक्स्ट इज इक्वेटर. व्हाट इज इक्वेटर? The imaginary circular line dividing the earth into two equal parts into northern and southern hemisphere. एक काल्पनिक गोलाकार वृत्ताकार रेखा जो धरती को बिल्कुल 20 से 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग. इसे रेखा को जो धरती को 2 भागों में बांटती है उसे इक्वेटर या विषुवत रेखा भी कहते हैं. द नॉर्दर्न हाफ इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और इक्वेटर के उत्तरी ध्रुव की ओर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है. एंड साउदर्न हाफ इज साउदर्न हेमिस्फीयर. और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है. तो आइए अब जानेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. ग्लोब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ग्लोब पर आपने 2 प्रकार की लाइनें देखी होंगी. एक लंबी लंबी लाइनें होती है और एक पूरब से पश्चिम की ओर जाती है. तो जितनी भी पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली लाइनें हैं उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल. वे सारी रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल होती है सर्कल्स के रूप में, इक्वेटर के दोनों ओर, नॉर्थ पोल की ओर भी और साउथ पोल की ओर जाती है, इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. इक्वेटर इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड, रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड. और जो इक्वेटर जो बीचों बीच होता है धरती के सबसे गोलाई और फूले हुए भाग पर होता है, इसलिए वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं. तो कितने पैरेलल्स हुए? तो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स आर 181. 19 पैरेलल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and 1 इक्वेटर and 90 पैरेलल्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर. यानी इक्वेटर के दोनों तरफ 90 पैरेलल्स और एक इक्वेटर मिलाकर 181. एंड द इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं जिसके कारण हम धरती पर किसी भी स्थिति को आसानी से पहचान सकते हैं और जान सकते हैं. इसीलिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. पहला, सबसे ऊपर में नॉर्थ पोल जो एक बिंदु के रूप में होता है, वो 90 डिग्री नॉर्थ का होता है, नॉर्थ पोल. दूसरा, उसके नीचे आर्कटिक सर्किल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है.
इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री ही हमारी पृथ्वी का झुकाव है, इसलिए यह वह रेखा है जहां तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उसके बाद से तिरछी पड़नी शुरू होती हैं। एंड फोर्थ इक्वेटर, इक्वेटर के बारे में पहले भी जानते हैं कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स का होता है। एंड इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ में होता है। इसके बाद एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ में। एंड द लास्ट इज साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ये सारी रेखाएं इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि इनके द्वारा हम किसी भी स्थान को लोकेट कर सकते हैं, जान सकते हैं। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन्स आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये मेरिडियंस क्यों कहलाते हैं इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब पूरब में निकलता है, यानी कि हमारी पृथ्वी की घूमने की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है, तो जब सूर्य बिल्कुल सीधे ठीक सिर पर होता है, उसमें दोपहर के 12 बजते हैं, तो ये इसी प्रकार ये मेरिडियंस पर हर जगह सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसलिए इन्हें मेरिडियंस कहते हैं। वर्टिकल लाइंस और सेमी सर्कल्स रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक गुजरने वाली वर्टिकल लाइंस, लंबी लंबी रेखाएं जो अर्धवृत्ताकार होती हैं, इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अनलाइक पैरेलल्स, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल साइज। आपने देखा कि जितने भी पैरेलल्स होते हैं, सबसे बड़ा पैरेलल इक्वेटर होता है, इसके बाद धीरे 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 ध्रुवों तक जाते जाते सारे पैरेलल्स धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। लेकिन मेरिडियंस चूंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल लंबाई में होते हैं, इसलिए सारे मेरिडियंस इक्वल साइज के, बराबर साइज के होते हैं। जैसे कि संतरा की फांकों की लंबाई सारी एक समान होती है। द लॉन्गिट्यूड पास थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन वाज चूजन एज द फर्स्ट और प्राइम मेरिडियन जीरो। चूंकि सारी लाइनें एक समान हैं, तो किसे सबसे प्रधान माना जाए, इसके लिए लंदन के पास एक वेधशाला है, जिनमें जिस स्थान का नाम ग्रीनविच है, उस ग्रीनविच से गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री माना गया। 2 अपोजिट लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वन ग्रेट सर्किल, और इस तरह से 2 अपोजिट यानी कि धरती की एक तरफ वाली लॉन्गिट्यूड और दूसरी तरफ की लॉन्गिट्यूड, दोनों को मिला करके एक बड़ा सर्किल बनता है, जिसको ग्रेट सर्किल कहते हैं। ऑन दिस ग्रेट सर्किल पास थ्रू लंदन ग्रीनविच, एंड द नेक्स्ट अपोजिट साइड वाला जो होता है वो इंटरनेशनल डेटलाइन के नाम से जाना जाता है। द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब आते हैं प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और इससे जो पूरब में जितनी भी मेरिडियंस है उनको ईस्ट माना गया है, और उसके पश्चिम यानी वेस्ट में जितने भी मेरिडियन है उनको वेस्ट माना गया है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस आर 360 मेरिडियंस। क्योंकि एक आप जानते हैं कि एक वृत्त को अगर केंद्र से मापा जाए तो उसका एंगल 360 डिग्री होता है। उसी तरह पूरी पृथ्वी पर नॉर्थ से साउथ पोल तक खींची गई मेरिडियंस कुल 360 मेरिडियन होते हैं। इसमें 180 मेरिडियन ईस्ट में और 180 मेरिडियन वेस्ट में होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड हमें समय बताने में भी हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू कैलकुलेट टाइम। यह हमें समय के बारे में गणना करने में मदद करता है। प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन ओवरहेड एट हाईएस्ट पॉइंट हैव मिड डे और 12 नून। जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच में है, जब वहां सूर्य बिल्कुल ओवरहेड होता है, सबसे ऊंचे पॉइंट पर सूरज एकदम सिर पर होता है, जब हमारी परछाई बिल्कुल पैरों के पास बनती है, उस समय मिड डे दोपहर 12 बजे दोपहर होता है। As the earth rotates from west to east, the places east of Greenwich is ahead and places of west will be behind. इस तरह से धरती चूंकि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ग्रीनविच से पूरब वाले जो हैं वो उनका समय ग्रीनविच से पहले आगे होता है यानी ज्यादा होता है, और ग्रीनविच से पश्चिम वाले जो समय है, चूंकि वहां धीरे धीरे सूरज की रोशनी अभी पड़ेगी, तो वो उसके बाद वाला टाइम होता है, यानी कि ग्रीनविच से उसका समय बाद आएगा। यानी कि दोपहर के 12 अगर ग्रीनविच में बजे हैं तो उसके बाद अगर जो भी देश आएगा तो उनमें वहां 12 के बाद आगे अधिक कट समय होगा, 12 से अधिक होगा।
द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन फूड सर्किल। आपको पहले भी पता है कि 24 घंटे में धरती एक चक्कर रोटेशन पूरा करती है। इट मीन्स इट टेक्स 4 मिनट फॉर ईच डिग्री टू पास इन फ्रंट ऑफ द सन। इसका मतलब 360 डिग्री को 24 घंटे से अगर भाग दिया जाए तो 4 आता है, यानी कि पृथ्वी को एक मेरिडियन को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार हम टाइम के बारे में जानेंगे। 2 प्रकार के टाइम होते हैं, एक लोकल टाइम और एक स्टैंडर्ड टाइम। तो लोकल टाइम क्या है? ऑल मेरिडियंस हैव देयर ओन स्पेसिफिक टाइम कॉल्ड लोकल टाइम। जितने भी मेरिडियंस जिस देश में भी हों, उनका एक विशेष समय होता है जिस समय सूर्य उनके बिल्कुल ऊपर होता है। इसको वहां का लोकल टाइम कहते हैं। When the shadow cast by the sun at 12 noon, दोपहर के 12 बजे सूर्य जब वहां से गुजरता है तो उस समय के समय को वहां जो जिस समय सूर्य उगता है का दोपहर होता है 12 बजे, वो वहां का लोकल टाइम होता है। तो लोकल टाइम से ही स्टैंडर्ड टाइम के बारे में अब जानेंगे। What is standard time? Every country chooses a central meridian whose local time is accepted across the country. हर देश, कोई भी देश छोटा तो नहीं है, कई मेरिडियन उससे गुजरते हैं, इसलिए उसको कई टाइम जोन में ना बांट करके एक लोकल टाइम को पूरे देश का एक सेंट्रल मेरिडियन चुना जाता है ताकि वहां के टाइम को ही पूरे देश में लागू किया जा सके। द टाइम ऑफ द चूज मेरिडियन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम, और इसी चुने हुए मेरिडियन के टाइम को वहां का स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे बड़े देश हैं जहां बहुत सारे मेरिडियंस होते हैं, इससे उनको अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है। क्योंकि भारत 7वां बड़ा देश है, यहाँ भी टाइम में 45 मिनट का अंतर रहता है पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच, लेकिन बीच वाले सेंट्रल मेरिडियन को ही स्टैंडर्ड टाइम के रूप में चुना गया है। इस प्रकार पूरे भारत में एक ही टाइम हर जगह बचता है। द लॉन्गिट्यूड 82 and 1/4 of each degree east cross through प्रयागराज chosen as the Indian Standard Time। तो कौन से स्थान को हमारा स्टैंडर्ड टाइम चुना गया है? तो प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वो 82.5 डिग्री एंड 1/4 डिग्री ईस्ट में है। ग्रीनविच मेरिडियन से 82 and 1/4 डिग्री ईस्ट में है, और उस स्थान को के समय जब समय दोपहर में जब सूर्य पर रहता है, उस दोपहर के समय को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इट इज एग्जैक्टली +5:30 आवर्स अहेड ऑफ GMT, और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 डिग्री आगे है। और आपको मैं बता दूं कि ग्रीनविच समय को 0 माना गया है। ग्रीनविच के पास जब समय होता है, तो अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारे भारत में उस समय 5.5 घंटे और जोड़ दिया जाए तो शाम के 5:30 बजेंगे। एंड द लास्ट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हमारे धरती के हीट जोन्स, यानी कि धरती पर कौन कौन से क्षेत्र हैं जो हीट जोन्स कहलाते हैं। तो 3 मेन हीट जोन्स आर, ये 3 मेन हीट जोन्स है। फर्स्ट टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो फर्स्ट टॉरिड जोन, द एरिया विच रिसीव मैक्सिमम हीट बिटवीन 2 ट्रॉपिक्स। आपको पता होना चाहिए कि धरती पर जो इक्वेटर है वो सबसे ज्यादा उभरा हुआ है, वहां सूर्य का प्रकाश सबसे तेज रहता है और बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती है, और वहां से दोनों ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउथ, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो जोन है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वो टॉरिड और हीट जोन कहलाता है। इक्वेटर के नॉर्थ में भी और इक्वेटर के साउथ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण ये इन क्षेत्रों में जो देश बसे हैं वहां गर्मी का मौसम ज्यादा लंबे समय तक रहता है। एंड सेकेंड इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन दोनों हेमिस्फीयर में होता है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी। द एरियाज अराउंड बोथ हेमिस्फीयर लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। पहला टेम्परेट जोन जो है नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक सर्किल के बीच का जो भाग है। एंड द नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल, और दूसरा जो साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो भाग है वो दोनों टेम्परेट जोन है इन साउथ।
रिसीव मॉडरेट टेम्परेचर, और इन दोनों क्षेत्रों में सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट यानी मध्यम होता है, बहुत तेज नहीं होता। एंड द थर्ड जोन इज फ्रिजिड जोन, द एरियाज अराउंड बोथ हेमिस्फीयर। फ्रिजिड जोन भी दोनों हेमिस्फीयर में है, लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन नॉर्थ में ये आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का हिस्सा, एंड द एंटार्क्टिक सर्किल एंड साउथ पोल इन साउथ, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का हिस्सा फ्रिजिड जोन कहलाता है। फ्रिज यानी जमना, एंड फ्रिजिड जोन का मतलब ये दोनों एरियाज जो हैं सालों भर बर्फ से ढके होते हैं। रिसीव वेरी लो टेम्परेचर, चूंकि हमारी धरती 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, टिल्टेड है, इसलिए ये दोनों जोन पर कभी भी बहुत ज्यादा सूर्य की तेज धूप नहीं पड़ने के कारण बर्फ जमी रहती है। जब नॉर्थ पोल सूर्य की ओर झुका होता है रिवॉल्यूशन के दौरान, तो वहां जब दिन 6 महीने का होता है, और उसी प्रकार साउथ पोल जब सूरज के सामने रिवॉल्यूशन के दौरान सामने रहता है, तो वहां भी 6 महीने की दिन होती है और 6 महीने की रात। इस प्रकार दोनों फ्रिजिड जोन में 6 महीने के दिन और रात होते हैं। एंड आई होप दैट you understood this chapter. Thank you.